गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 17 संचार तंत्र, जिसके अपने अभी तक 5 भाग पढ़े हैं। आज है इसका पार्ट नंबर 6। लास्ट में अपने टेस्ट लिया था, टेस्ट हुआ, बढ़िया हुआ। सभी बच्चों ने लगभग कॉपी भेज दिए। 5-6 बच्चों ने कॉपी अभी भी नहीं सेंड नहीं की है, तो जल्दी से कॉपी भेजें, उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो आज का जो अपना पार्ट रहेगा वो है मॉडुलन। मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले अपने पढ़ेंगे मॉडुलन क्या है। तो मॉडुलन की परिभाषा अपने पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी प्रेषित्र द्वारा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, गोल है पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट लिया है अपने, यहाँ पर एक एंटीना है, प्रेसी एंटीना, इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, प्रेषितर या प्रेसी। दूसरा एंटीना यहाँ पर है इसी प्रकार, जिसका नाम होगा ग्राही या अभिग्राही। जब प्रेसी एंटीना से संदेश सिग्नल भेजा जाता है तो संदेश सिग्नल कई बार अभिग्राही तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसकी प्रबलता क्या होती है, कमज़ोर। इसलिए जो मूल संदेश सिग्नल होगा उसको अपने उच्च आवृत्ति की एक वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित करवाएंगे। इस अध्यारोपण को अपने क्या बोलेंगे, मॉडुलन। जब निम्न आवृत्ति वाला जो मूल सिग्नल होगा वो अभिग्राही तक नहीं पहुंचेगा, तो जो मूल सिग्नल है उसको अपने क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति के सिग्नल के साथ जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, मिला देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। तो जो तरंग होगी वो प्रेसी से ग्राही तक या प्रेषितर से अभिग्राही तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्रिया को अपने क्या बोलेंगे, मॉडुलन। अब जो मॉडुलन है उसकी आवश्यकता के कारण क्या है, मॉडुलन की जो आवश्यकता है उसके 2 मुख्य कारण आपने पढ़े। नंबर 1 था एंटीना की ऊंचाई, एक नंबर है एंटीना की ऊंचाई या एरियल का साइज। एक नंबर ये कारण है एंटीना की ऊंचाई या एरियल का साइज। तो एक नंबर कारण है एंटीना की ऊंचाई या एरियल का साइज। तो एरियल का जो साइज रखा जाता है, एंटीना या टावर की जो ऊंचाई रखी जाती है, उसके लिए मॉडुलन की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी सिग्नल के संप्रेषण के लिए, कोई भी सिग्नल है उसको अपने भेजना है, प्रेषित करना है, संप्रेषण के लिए यह आवश्यक होता है कि एंटीना का आकार प्रेषित किए जाने वाले सिग्नल की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। यानी जिस सिग्नल को अपने संप्रेषित कर रहे हैं उसका जो सिग्नल होगा, सिग्नल की जो तरंग दैर्ध्य है वो एंटीना के आकार के बराबर होना चाहिए, या एंटीना का जो आकार है वो प्रेषितर सिग्नल की तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। एंटीना की जो हाइट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, संप्रेषित या प्रेषित सिग्नल की तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर होनी चाहिए। अब देखो, जो न्यूनतम सर्वे आवृत्ति होती है, न्यूनतम सर्वे, मिनिमम अपने कितना सुन सकते हैं, न्यूनतम जो सर्वे फ्रीक्वेंसी है उसके लिए अपने लैम्डा का मान निकालेंगे कि लैम्डा का मान कितना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है क्या कि जो एंटीना का आकार है वो सिग्नल की तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर होनी चाहिए। यानी एंटीना की हाइट उतनी होगी, टावर की हाइट उतनी होगी जितना सिग्नल की तरंग दैर्ध्य है। अब जो मिनिमम सर्वे आवृत्ति, न्यूनतम जो सर्वे आवृत्ति है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कितनी होगी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अब इसके लिए अपने क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे। तो लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, तरंग वेग समीकरण का यूज करेंगे। तरंग वेग समीकरण क्या कहता है, v = n लैम्डा। अब ये जो तरंग वेग समीकरण है ये ध्वनि तरंगों के लिए है। अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, c = न्यू लैम्डा। और यहाँ से अपने को लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, c/न्यू। c क्या है, प्रकाश का वेग, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸। और जो न्यूनतम सर्वे आवृत्ति है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज। ये आ गया 20। अब इसको अपने हल करेंगे तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 3 है, 3 में 20 का भाग जाएगा नहीं, मैं इसको 30 लिख दूंगा।
तो ये आ जाएगा 30 × 10⁻7 बटा में कितना है 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1.5। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 1.5 × 10⁻7, ये मीटर में आ गया। अगर इसको अपने किलोमीटर में चेंज करें तो लैम्डा का मान आ जाएगा 15 × 10⁻6, और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इजकल टू 15 × 10⁻3 किलोमीटर, यानी जो लैम्डा का मान आया है वो आ गया 15,000 किलोमीटर। क्या किसी टावर की हाइट, देखो एंटीना का जो आकार है वो सिग्नल की तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर होना चाहिए। सिग्नल की तरंग दैर्ध्य कितनी है, न्यूनतम सर्व आवर्ती के लिए तरंग दैर्ध्य कितनी है 15,000 किलोमीटर। क्या एंटीना या एरियल या टावर की हाइट 15,000 किलोमीटर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसी कारण अपने क्या करेंगे, इसके अंदर मॉडुलन कर देंगे। अब ये था न्यूनतम, अधिकतम श्रव्य आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज। अब ये मान अगर अपने 20 किलो हर्ट्ज के लिए निकालें तो 20 किलो हर्ट्ज के लिए वैल्यू आ जाएगी, इसी के अंदर मैं मान रख दूंगा। तो ये मान आ जाएगा यहाँ पे तरंग वेग समीकरण लगाएंगे। तरंग वेग समीकरण क्या कहता है, v बराबर n लैम्डा, 11वीं क्लास में अपने पढ़ा है। ये ध्वनि तरंगों के लिए है, ये है प्रकाश तरंगों के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो समीकरण बनेगा वो बनेगा c बराबर न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इजकल टू क्या है c बटा में न्यू। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 × 10⁻3, या इसको अपन क्या लिखेंगे 3 है, यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ, 10 की पावर कर दूंगा 7 बटा में आ जाएगा 20 × 10⁻3। 30 में 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻4, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 15 × 10⁻3 मीटर में है, और किलोमीटर में कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो न्यूनतम जो सर्व आवृत्ति है उसके लिए लैम्डा का मान क्या है 15,000 किलोमीटर है, और मैक्स के लिए कितना है 15 किलोमीटर है। क्या किसी एंटीना की हाइट 15 किलोमीटर हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या कोई टावर आपने ऐसा देखा कि उसकी हाइट या उसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, नहीं है, बहुत ही कम होगी। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने करेंगे मॉडुलन, यानी जिस सिग्नल को अपने भेज रहे थे उसको अपने क्या करेंगे उच्च आवृत्ति की सिग्नल के साथ अध्यारोपित कर देंगे, जिससे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं कि अपने मॉडुलन किया, और जैसे अपने मॉडुलन किया तो यहाँ पर जो अपने को आवृत्ति प्राप्त हुई है वो है 3 मेगाहर्ट्ज। कितनी है 3 मेगाहर्ट्ज। तो मॉडुलन करने के बाद में जो तरंग अपने को प्राप्त हुई उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 मेगाहर्ट्ज। तो 3 मेगाहर्ट्ज के लिए लैम्डा का मान कितना होगा, वही वापस अपने को तरंग वेग समीकरण लगाना है। तो तरंग वेग समीकरण क्या कहता है, v बराबर n लैम्डा या c बराबर न्यू लैम्डा। तो c इजकल टू न्यू लैम्डा, या लैम्डा इजकल टू आ जाएगा c बटा में न्यू। c का मान कितना है जानते हैं हम, 3 × 10⁸, और ये है 3 मेगाहर्ट्ज, यानी 3 × 10⁶ हर्ट्ज। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो लैम्डा इजकल टू आ जाएगा 10⁸, और ये +6 है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा 6, तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻2, यानी लैम्डा का मान आ जाएगा 100 मीटर। क्या टावर की हाइट 100 मीटर हो सकती है, यस 100 मीटर हो सकती है। नॉर्मल जो अपने पास टावर होगा या एंटीना होगी उसकी जो हाइट है वो होती है 80 मीटर से 200 मीटर के बीच में, यह हाइट रखी जाती है 80 मीटर से 200 मीटर के बीच में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल के साथ ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया क्या बन गया, मॉडुलन। तो मॉडुलन करने के बाद में तरंग की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो कितनी होगी 3 मेगाहर्ट्ज, और 3 मेगाहर्ट्ज के लिए अपने को लैम्डा का मान कितना प्राप्त हो रहा है 100 मीटर। तो यहाँ पर जो एंटीना का आकार है वो सिग्नल की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होगा, यानी जितना लैम्डा का मान है उतना ही एंटीना की हाइट होगी। तो यहाँ पर एंटीना की हाइट कितनी है 100 मीटर, जिसको अपने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे क्या स्पष्ट हुआ, इसे ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर अपने संप्रेषित करना है तो संप्रेषित करने के लिए जो एंटीना की हाइट रखी जाती है तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अपने को मॉडुलन की। ये था 1 नंबर आवश्यकता का कारण। अब है 2 नंबर। 2 नंबर है एंटीना की प्रभावी विकिरित शक्ति। दो नंबर है एंटीना की प्रभावी विकिरित
शक्ति। विकिरित का मतलब होता है फैलना, फैलाव। जैसे मान लो पृथ्वी सतह पर एक इस प्रकार से एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना है या टावर मान सकते हैं अपने, ये एक टावर है और इसके अपने हाइट मान लेते हैं कितनी है, L है। थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा कि L का जो मान होगा वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का होगा, यानी जो L है वही क्या है, लैम्डा है। जो हाइट है या लंबाई है वही क्या है, लैम्डा है, तरंगदैर्ध्य के बराबर होगा। तो माना कि किसी एंटीना की लंबाई L है और एंटीना द्वारा जो विकिरित शक्ति है, विकिरित का मतलब फैलना, फैलने की जो पावर है, मान लो एक एंटीना टावर लगा हुआ है और मोबाइल अपने बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो वो कितनी तरंगे संप्रेषित कर सकता है, कितनी तरंगे भेज सकता है, उसको अपने बोलेंगे विकिरित शक्ति, फैलना, फैलाव। तो जो विकिरित शक्ति P का मान होगा वो क्या होगा, तरंगदैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एंटीना की जो प्रभावी विकिरित शक्ति है वो तरंगों की तरंगदैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लैम्डा का मान जितना ज़्यादा होगा P का मान उतना ही कम होगा। इसी कारण जो लैम्डा का मान है उसको अपने क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से रख रहे हैं कि जो विकिरित शक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, विकिरित शक्ति का मान क्या हो, ज़्यादा, यानी एक टावर आपने लगा दिया, बहुत सारे मोबाइल उसे ऐड हो जाए, इसी कारण लैम्डा का मान क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। जैसे एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले अपने, कितना है, 100 मीटर आया है। सामान्य जो टावर है या एंटीना है उसके लिए हाइट का मान कितना होगा, 80 मीटर से लेकर 200 मीटर तक। ये दो कारण मुख्य थे। 3 नंबर ये भी हो सकता है सिग्नल की पहचान करना। सिग्नल की पहचान करने के लिए भी मॉड्यूलन का यूज किया जाता है। तो ये मॉड्यूलन की आवश्यकता के 2 मुख्य कारण थे। ये प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है कि मॉड्यूलन की आवश्यकता के 2 कारण लिखिए। 1 नंबर है एंटीना की ऊंचाई और 2 नंबर है एंटीना की प्रभावी विकिरित शक्ति। मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है, ये अपने पढ़ा है पहले, आयाम मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। अब है आयाम मॉड्यूलन क्या है, AM से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम, वाहक मतलब जिसको अपने भेज रहे हैं, वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलन तरंग के तात्क्षणिक मान के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मॉड्यूलन जो तरंग है उसके तात्क्षणिक मान के द्वारा वाहक तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, आयाम मॉड्यूलन कहलाता है। और आयाम मॉड्यूलन में विशेष चीज़ आपको याद रखनी है कि कला और आवर्ती का मान अपरिवर्तित रहता है। कला का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये नॉर्मल अपने को याद रखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट है आयाम सूचकांक क्या है, प्रश्न आप नोट कर लेंगे, आयाम सूचकांक क्या है समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आयाम सूचकांक या मॉड्यूलन सूचकांक या मॉड्यूलन गुणांक या मॉड्यूलन गहराई क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर 4 नाम लिखे गए हैं। आयाम सूचकांक आ सकता है, या मॉड्यूलन सूचकांक आ सकता है, या मॉड्यूलन गुणांक आ सकता है, या मॉड्यूलन गहराई। और इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है। तो परिभाषा बहुत ही आसान सी है, जिस सीमा तक वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलन सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है क्या कहलाएगा, आयाम सूचकांक। या ये परिभाषा अपने याद रखेंगे, नीचे वाली बहुत ही आसान सी है, इसके बेस पे फॉर्मूला बनेगा। वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन किससे रिप्रेजेंट किया है, AM से, वह मूल वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन AC। वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन, और दूसरी कौन सी है, मूल वाहक तरंग, मूल यानी जो मुख्य है, मूल वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन के अनुपात को ही आयाम सूचकांक कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ही आसान सा, म्यू या m बराबर क्या लिखेंगे अपने, AM बटा में AC। समीकरण नंबर 1, AM क्या है, वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन है, AC क्या है, मूल वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन है। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 में ये दोनों मान रखने हैं। तो अपन आगे क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल, वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन, AM का मान निकालें। तो AM का मान आपको डायरेक्ट याद रखना है, AM बराबर होता है A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन 2। और ये समीकरण है कितने नंबर, 2 नंबर। वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन AM बराबर क्या होगा, A मैक्स, A क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम, AM बराबर A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन 2। समीकरण नंबर ये आ गई 2 नंबर।
इसी प्रकार मूल वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन, इसी प्रकार मूल वाहक तरंग का जो आयाम है उसको अपन किसे रिप्रेजेंट करेंगे, AC से। तो ये आ जाएगा AC इजकल टू होता है A मैक्स माइनस AM। ये समीकरण आ जाएगी 3 नंबर। अब देखो समीकरण 1 में अपने को 2 मान रखने हैं, एक तो मान रखना है AM का और दूसरा मान रखना है अपने को AC का मान। तो AM का मान तो डायरेक्ट ये रख देंगे और AC का मान यहाँ से अपने निकालेंगे। तो पहले समीकरण 3 में अपने क्या करें, AM का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे। तो ये आ जाएगा समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से अपने क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से ये आएगा AC इजकल टू A मैक्स लिख देंगे माइनस AM, और AM का मान कितना है, A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन है 2, और इसको अपन लिख देंगे ब्रैकेट में। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो लघुत्तम आएगा इसका 2, यहाँ इसके बटा में कितना है 1 है, 2 में 1 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे A मैक्स से, तो ये आ जाएगा 2A मैक्स। यहाँ पर साइन कैसा है, नेगेटिव, माइनस से गुणा करेंगे माइनस में हो जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, तो ये आ जाएगा A मैक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस A मिनिमम। अब देखो यहाँ पर 2A मैक्स है और माइनस है A मैक्स, 2 में से 1 जाएगा, कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC बराबर आ जाएगा AC इजकल टू आ जाएगा A मैक्स प्लस A मिनिमम अपॉन आ जाएगा 2, और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 4 नंबर। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 4 से समीकरण नंबर 1 में मान रखना है। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था म्यू या M बराबर AM बटा में AC, ये समीकरण था कितने नंबर, 1 नंबर। तो समीकरण 1 में हमें मान रखना है समीकरण 2 व 4 से। तो ये आ जाएगा समीकरण 1, 2 व 4 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 4 से। तो म्यू इजकल टू क्या लिखेंगे, म्यू बराबर मान रखना, तो समीकरण 1 के अंदर अपने मान रखेंगे 2 व 4 से। तो ये आएगा म्यू इजकल टू, पहले है म्यू इजकल टू AM का मान रखेंगे, तो AM का मान है A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन 2, और इनटू में लिखेंगे अपन, यानी बटा में आएगा AC का मान है A मैक्स प्लस A मिनिमम अपॉन 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ जाएगा म्यू बराबर A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन आ जाएगा A मैक्स प्लस A मिनिमम। तो ये बहुत ही आसान सा इक्वेशन जिसमें अपने आयाम सूचकांक का मान निकाला है, ये समीकरण आ जाएगी 5 नंबर। समीकरण 5 की क्या है, आयाम सूचकांक या मॉडुलन सूचकांक का व्यंजक है। ऊपर भी आयाम है, नीचे भी आयाम है, तो मात्रकहीन राशि बन जाएगी म्यू। मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी, तो कैसी राशि है म्यू, मात्रकहीन में विमाहीन राशि है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जब आप कमेंट करते हैं तो केवल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका ही आंसर लिखें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर भेजें। आज का क्वेश्चन ये है, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है, इसका आंसर आपको लिख के भेजना है। तो आज अपने इतने ही पढ़ेंगे, इससे आगे न्यूमेरिकल है 2, वो कल करेंगे अपने, कल देखेंगे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छे ढंग से आप तैयारी करते रहें, जुलाई में आपके एग्ज़ाम हैं, बहुत बढ़िया नंबर बनेंगे। काफ़ी बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो सिलेबस करवाया उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बार, अभी भी मौका है आपके पास, 1-1.5 महीने का टाइम है अपने पास, रिवीजन कीजिए। जो भी ऑनलाइन क्लासेस भेजी जा रही है उसको वीडियो देखें, और जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो टेस्ट भी देते रहें। अभी भी 5-7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉपी नहीं आई है, जल्दी से कॉपी आप सेंड करें ताकि रिजल्ट बनाएं, और मंडे को आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।